हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, हम कर रहे थे एफएम का चैप्टर जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने जो लोन, डिबेंचर्स और आपका बॉइंग्स यानी केडी कॉस्ट ऑफ डेट हमने पूरा देख लिया था। इसमें टोटल जो कंसेप्ट थे वो टोटल 5 कंसेप्ट थे यहाँ तक। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड लास्ट हमने यही किया था ना, तो ये सब जो है वो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या देखा था हमने पार्ट 1 में? हमने सबसे पहले बात की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, यानी जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसकी कॉस्ट क्या आती है, यानी कि क्या लागत आती है। उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं तो हमें बदले में क्या देना पड़ेगा। जैसे कि लोन पर आपको डेट, बोरिंग, इन सब पर आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसके तो सारे हमने 5 कंसेप्ट ख़त्म कर लिए थे। अब आते हैं हम आज जो हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। दिख रहा है आपको, बस 2 ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नोट्स है जिससे मैं आपको हैंड रिटन नोट से रिवीजन करा रही हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ से ये नोट्स पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इस कंप्लीट रिवीजन को अच्छे से देखना, ठीक है। तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पार्ट 1 तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना। पूरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स जो हमारा कंप्लीट हो गया, केडी। अब केपी पे चलते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में अगेन सेम टू सेम, जैसे कि वहाँ पर था डिवेंचर्स में इररिडीमेबल डिवेंचर्स, यहाँ पर है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वहाँ पर था रिडीमेबल डिवेंचर्स, यहाँ पर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ पर बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता, इररिडीमेबल जैसा कुछ नहीं होता। क्यों? इररिडीमेबल का मतलब होता है कि आज हमने पैसा लिया और हमें पैसा वापस नहीं करना। मतलब तुम किसी से पैसा ले रहे हो और तुम उसको वापस नहीं करोगे। क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? नहीं होता। यानी इररिडीमेबल नाम की चीज़ नहीं होती है। लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इररिडीमेबल डिवेंचर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? केपी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो यहाँ पर भी सेम, वहाँ पर नेट प्रोसीड का मतलब क्या था? जितना हमें पैसा मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम एनपी आपका वही रहेगा, नेट प्रोसीड। वहाँ पर कहाँ पर? यानी डिवेंचर्स में। जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कॉस्ट आएगी? यहाँ इंटरेस्ट देते हैं क्या? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स में हम देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी ये हमें पैसा मिल रहा है और इस पर हम क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो केपी आपकी बहुत सिंपल, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। अब जैसे कि आपको पता है ये रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल है, यानी रिडीमेबल नहीं है तो रिडम्पशन का कोई भी खर्चा नहीं आता है। तो उम्मीद है आपको पहला इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पर आते हैं, सेकेंड वन आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो पहला तो आपका वही आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, एक तो कॉस्ट आएगी प्लस रिडम्पशन का क्या खर्चा होगा? रिडम्पशन का खर्चा सेम आपका जैसे मैंने आपको बताया था डिवेंचर्स में मैंने आपको ये समझाया था। क्या समझाया था मैंने इसमें? मैंने ये बोला था कि जब आपको आज पैसा 95 मिल रहा है, यानी नेट प्रोसीड कितनी मिल रही है? 95। लेकिन आपको रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़, यानी कि पैसा आज मिल रहा है 95, लेकिन हमें देना कितना है? 100 रुपये। तो 5 रुपये हमें क्या देना है? एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो वो जो 5 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा देना है रिडम्पशन के टाइम के बाद, यानी कि 5 साल बाद। सपोज़ करो जो प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ है वो कितनी है? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद हमें रिडम्पशन करना पड़ेगा, तो हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे और आज हमें कितने मिल रहे हैं? 95, यानी कि 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उस 5 रुपये को हम आज से ही जो है इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब ये 5 रुपये क्या 1 साल की है? नहीं, ये 5 रुपये जो है वो 5 साल की है। तो इसे हम क्या कर देंगे? 5 सालों में स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। तो हर साल 1-1 रुपये जो है इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। 5 सालों में 5 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और हम 95 से जो 100 है उसका सफ़र तय कर लेंगे।
तो यहाँ पर भी सेम आपका RV माइनस NP डिवाइड बाई N। RV मतलब 100 रुपये देने हैं और NP आज हमें कितने मिले 95, तो 5 रुपये किसके हैं, पूरे सालों के। तो यानी कि N से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे केस में कितना था 100 माइनस 95 डिवाइड बाई 5। फिर बड़ा डिवाइड, जैसे कि मैंने वहाँ पर बोला था ना ही हम RV लेंगे ना ही हम NP लेंगे, हम क्या लेंगे इन दोनों का एवरेज। तो RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। जैसे कि अगेन मैं वही बात बता दूँ, रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं एवरेज डेटर्स लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाई 2। सेम टू सेम यहाँ पर कर रहे हैं RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। 5 मिनट का कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आते हैं अपन थर्ड, ये क्या चल रहे हैं अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चल रहे हैं, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा हो सकता है। तो पहला हमने डिबेंचर्स कर लिया, पूरा जितना भी बाहर का पैसा होता है डिबेंचर्स लोन वगैरह सब डेट होता है अपना KD। सेकेंड हमने कर लिया आपका प्रेफरेंस शेयर। अब थर्ड आते हैं, ये जो ब्लू मार्कर्स है वो सारे के सारे बड़े हैं, ठीक है, बड़े वाले टॉपिक। इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं वो ब्लैक पेन से, ठीक है। तो थर्ड जो टॉपिक है आपका है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब अपना KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपको पता है इक्विटी को हम क्या देते हैं डिविडेंड, तो ये भी बहुत सिंपल होने वाला है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड। फिर से सुनो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, नाम से ही समझ में आ रहा है डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड प्राइस अप्रोच मतलब डिविडेंड अपॉन प्राइस। तो सिंपल हो गया डिविडेंड अपॉन प्राइस, बहुत ईजी है। क्योंकि आज हम जो शेयर खरीदेंगे वो प्राइस इतने पे खरीदेंगे P0 पर, ठीक है। P0 मतलब करंट प्राइस जो आज की चल रही है, और D जो हमें डिविडेंड मिलने वाला है, क्योंकि आज तो मिलेगा नहीं, आज तो हमने खरीदा है ना शेयर। अब 1 साल बाद जाके जो है डिविडेंड मिलेगा, तो वो D जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और P0 मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। इतने का हम खरीद रहे हैं और इतना हमारा डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो सिंपल सी है, ये आपसे KE कैलकुलेट हो जाएगा। और डिविडेंड हमें कैसा मिलेगा कांस्टेंट डिविडेंड, यानी कि जो डिविडेंड आज मिल रहा है वही हमें डिविडेंड कल मिलेगा। तो यहाँ पर जो D0 और D1 है वो एक ही बात है, इसलिए ना मैंने यहाँ पर D0 लिखा ना यहाँ पर D1 लिखा, बहुत ही सिंपल है ना। हाँ, ये तो नाम से आपको समझ में आ रहा है डिविडेंड प्राइस, यानी कि डिविडेंड अपॉन प्राइस। सेकंड में भी सेम है, डिविडेंड प्राइस डिविडेंड अपॉन प्राइस। यहाँ पर बस चेंज क्या हो जाएगा, ये जो डिविडेंड है इसमें ग्रोथ होने लगेगी, मतलब जो आज डिविडेंड मिला है वो कम होगा और आगे जाके जो डिविडेंड मिलेगा उसमें क्या होगा ग्रोथ। आज जो डिविडेंड मिला है और आगे जाके मिलेगा इसमें क्या होगी ग्रोथ। तो देखो शेयर तो हमने आज खरीदा है तो P0 तो करंट प्राइस आज की होगी, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा वो कैसा होगा ग्रोथ के साथ, क्योंकि जो आज हम शेयर खरीद रहे हैं लेकिन वो जो डिविडेंड है वो आज का थोड़ी मिलेगा, डिविडेंड हमें यहाँ का मिलेगा 1 साल बाद का। तो हमें डिविडेंड यहाँ का मिलेगा, तो यहाँ जब ये पहुँचेगा डिविडेंड तो ये हो गया D0 और ये जो डिविडेंड है ये होगा आपका D1। तो D1 कौन सा डिविडेंड होगा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमें तो वही मिलेगा ना तो हम उसे वही कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी बात है आपकी, डिविडेंड प्राइस अप्रोच D1 अपॉन P0। D1 क्यों लिखा है यहाँ पर, D0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें जो मिलेगा वो D1 मिलेगा, क्योंकि हम शेयर आज खरीद रहे हैं आज की प्राइस पे, तो हमें डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ठीक है D1। तो D1 का समझ में आ गया, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। P0 अपना वही सेम टू सेम करंट प्राइस, ग्रोथ का मतलब G का मतलब होता है आपका ग्रोथ, ग्रोथ मतलब जो वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की जो वैल्यू में ग्रोथ आएगी वो उसको G से जो है वो डिफाइन करते हैं ग्रोथ, ठीक है। और ग्रोथ भी आपकी कैसी होगी कांस्टेंट एक तरीके की, यानी कि 10% ग्रोथ होगी तो हर बार 10% की ग्रोथ होगी। यहाँ पे जो डिविडेंड मिल रहा था वो कांस्टेंट था और यहाँ पर जो ग्रोथ मिल रही है वो कांस्टेंट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, अगर आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए तो 3-4 बहुत ही आसान हो गए। बस ऊपर जो डिविडेंड था ना, ऊपर जो डिविडेंड था यहाँ पर और यहाँ पर बस डिविडेंड की जगह अर्निंग आ जाएगी और बाकी सब सेम रहेगा। देखो ऊपर क्या बोल रहे थे, जो डिविडेंड है उससे हम KE कर रहे थे, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं अर्निंग प्राइस अप्रोच। वहाँ पर क्या बोल रहे थे डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो पैसा है शेयर होल्डर का पैसा तो पूरा ही है ना, ठीक है। डिविडेंड जो हमने उनको दिया है
और जो हमने रिटेन अर्निंग रख ली है, दोनों ही पैसा है किसका, शेयर होल्डर का। यानी कि इस साल जितनी भी अर्निंग हुई है वो पूरी की पूरी अर्निंग किसकी है, शेयर होल्डर की। ले उसमें से हमने कुछ जो है वो डिविडेंड दे दिया है और कुछ जो है हमने अपने पास रख लिया है, ठीक है, कुछ जो है हमने रख लिया है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि डिविडेंड के अकॉर्डिंग नहीं, आपको कैसे कॉस्ट निकालनी है, अर्निंग के अकॉर्डिंग। क्यों अर्निंग के अकॉर्डिंग निकालनी है, क्योंकि जो शेयर होल्डर है उसकी पूरी की पूरी जो अर्निंग है वो शेयर होल्डर्स की है। क्यों, क्योंकि वो मालिक है, ठीक है। तो चाहे वो डिविडेंड हो या रिटेन अर्निंग, दोनों ही किसकी है, शेयर होल्डर की। इसलिए इसका नाम है अर्निंग प्राइस अप्रोच। और अर्निंग हमेशा कैसी होंगी, कांस्टेंट अर्निंग। ये सारी अजम्पशंस हैं, ऐसे होता थोड़ी है कि हमेशा कांस्टेंट अर्निंग हो, पर ये सारी अजम्पशंस हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। तो नाम से ही यहाँ पर समझ में आ रहा है अर्निंग प्राइस अप्रोच, तो अर्निंग अपॉन प्राइस। जैसे पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच था, सेम टू सेम यहाँ पर अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग का मतलब जितनी भी हमारी अर्निंग्स हुई है, करंट अर्निंग्स, P0 मार्केट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ इन अर्निंग्स, मतलब अर्निंग प्राइस अप्रोच सेम और साथ के साथ जो हो रही है अर्निंग में ग्रोथ भी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब E/P0, यहाँ भी हो जाएगा E/P0 प्लस 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 G, यानी कि ग्रोथ भी ऐड हो जाएगी। तो जैसे कि आपको 1-2 कंसेप्ट है, सेम टू सेम यही कंसेप्ट है, बस इसमें 3 और 4 में क्या हो गया, डिविडेंड की जगह जो है अर्निंग आ गई। अब ये आता है 1 2 3 4 बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उसमें जो जी है, जी यानी कि ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट मेनली क्वेश्चन में दे रखी होती है 10%, लेकिन कभी कभी जब उनको आपको घुमाना होता है तो वो ग्रोथ रेट जो है वो देते नहीं। वैसे तो साफ बोल देते हैं ग्रोथ रेट 10% है, तो ग्रोथ रेट 5% है, ग्रोथ रेट 50%, लेकिन जब उन्हें घुमाना होता है आप लोगों को तो वो ग्रोथ रेट जो है वो गिवन नहीं करते। तब हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, तो 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको उन्होंने आपको बी रिटेंशन रेशियो दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न। रिटेंशन रेशियो मतलब हम कितना रिटेंशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम 40% बांट रहे हैं, 40% अर्निंग्स का बांट रहे हैं, यानी अर्निंग्स का 40% हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो 60% क्या हो गया अपना रिटेंशन रेशियो। उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितनी है उसको इंटू करके हमें पता चल जाएगी ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ कैसे होती है, देखो ये हमारी अर्निंग्स थी, ठीक है, ये हमारी अर्निंग्स थी, इसमें से हमने इतना जो हिस्सा है वो बांट दिया डिविडेंड में। अब इस हिस्से तो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हिस्सा तो बट गया। अब जो हमारी ग्रोथ होगी, कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ होगी इस पैसे से। ये पैसा तो डिविडेंड में बट गया, थी तो पूरी अर्निंग, लेकिन ये पैसा जो है वो डिविडेंड में बट गया। ग्रोथ जो होगी वो इससे होगी, रिटेंशन रेशियो से, मतलब जितनी हमने रिटेन अर्निंग करके रखी है उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न होगा उससे होगी ग्रोथ। डिविडेंड से ग्रोथ नहीं होती, किससे होती है, रिटेंशन रेशियो से। तो ग्रोथ कैसे निकालेगी, जो हमारा पैसा बचा हुआ है ना, रिटेंशन रेशियो, उस पर रेट ऑफ रिटर्न लगा के हमें पता चल जाएगा कि ग्रोथ कितनी होगी। तो एक तो आपका ग्रोथ निकालने का ये तरीका है, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो आपको ऐसे निकालना है। दूसरा कैसा है, एक और घुमा सकता है आपको। दूसरा आपका कैसा है, आज का डिविडेंड, D0 का मतलब होता है, 0 का मतलब आज का डिविडेंड दे रखा है, और यहाँ पर आपका 5 साल पहले का डिविडेंड, ठीक है, 5 साल पहले का डिविडेंड। अब देखना इसमें क्या, D0 का मतलब होता है आज का डिविडेंड, और यहाँ पर आपको दे रखा है D5 यानी कि 5 साल पहले का डिविडेंड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें कैलकुलेट करना है जी यानी कि ग्रोथ रेट। आपको क्या दे रखा है, एक आज का डिविडेंड और एक दे रखा है 5 साल का डिविडेंड। तो अगर मैं क्या करूँ, 5 साल पहले का जो डिविडेंड दे रखा है, यानी कि ये इधर आ जाओ, इधर समझाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर जो है वो 5 साल पहले का डिविडेंड है, 5 साल पहले, ठीक है। 1 साल बढ़ गया, 2 साल बढ़ गए, 3 साल बढ़ गए, 4 साल बढ़ गए, और ये 5 साल, और ये है आपका आज का डिविडेंड, ये है आपका आज का डिविडेंड। अब ये जो 5 साल का डिविडेंड है, पहले का 5 साल पहले का डिविडेंड है, इसमें अगर मैं 5 साल की क्या कर दूँ, ग्रोथ ऐड कर दूँ, 5 साल पहले के डिविडेंड में ग्रोथ ऐड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगी आपकी आज का डिविडेंड। ये क्या बन जाएगा आपका आज का डिविडेंड।
इसलिए मैंने क्या किया, D5 यानी कि जो 5 साल पहले का डिविडेंड है उसमें मैंने 1 प्लस जी ग्रोथ ऐड कर दी, कितनी 5 साल होगी, तो उसमें क्या आ जाएगा बराबर D0 यानी कि आज का डिविडेंड आ जाएगा। यानी ये जो 5 साल का डिविडेंड है इसमें मैंने ग्रोथ ऐड कर दी और ये क्या बन गया आपका D0 यानी कि आज का डिविडेंड। तो D5 1 प्लस G5 बराबर D0। इतना समझा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, याद रखना G कैलकुलेट करना है ग्रोथ। तो देखो D5 1 प्लस G5 D0, ये सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया मैंने। अब आगे देखो यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस जी और 5, ये D5 इधर ले गए, D0 अपॉन D5, D0 अपॉन D5 ले गए। उसके बाद ये जो 5 था इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5, यहाँ क्या बचा 1 प्लस जी, मतलब जी को हमने अकेला छोड़ दिया, इससे हमें पता चल जाएगा हमें जी कैलकुलेट करना, तो जी को अकेला छोड़ दिया और D0 अपॉन D5 1/5। अब ये जो D0 अपॉन D5 आप करोगे ना, D0 अपॉन D5 जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को हम मान रहे हैं x। D0 अपॉन D5 का कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को अपन मान रहे हैं क्या आएगा x। अब उसका क्या करना है हमें 1/5। जैसे हमने 1/5 कर दिया तो जो आंसर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, 1 वाला जो 1 है इधर माइनस कर देंगे और जी हमारी जो है कैलकुलेट हो जाएगी आसानी से। तो हमारी यहाँ पे जो मुश्किल घड़ी है वो क्या है, D0 अपॉन D5 यानी कि D0 से हम D5 को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा x उसका 1/5 कैसे किया जाए, उसका 1/5 कैसे किया जाए ये आंसर, क्योंकि जैसे ये वैल्यू आ जाती है तो -1 करके जी आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो 1/5 कैसे किया जाए आओ देखते हैं। D0 अपॉन D5 जो भी x आया उसका करना है हमें 1/5। तो स्टेप 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आया D0 अपॉन D5 करके, जो भी आया D0 अपॉन D5 करके यानी कि ये जो ब्रैकेट में जो भी आया आंसर उसको आप कैलसी पर टाइप कर दो। उसके बाद आपको अंडर रूट जो है वो लगातार दबाते जाना है, कितनी बार 12 बार 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स आपको क्लिक करना है क्या अंडर रूट, उसके बाद आपको -1 करना है, इक्वल्स टू करना है, उसके बाद आपको फिर से डिवाइड करना है, या डिवाइड जो 5 करना है, लेकिन ये जो 5 है मतलब n, अगर वहाँ पर 10 है तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये 10 साल का है 10 साल पहले का है तो आपको 10 कर देना पड़ेगा D10। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम 5 से नहीं डिवाइड करेंगे, तब किससे करेंगे 10 से। तो मेरे केस में मैंने क्या लिया है 5, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है, ठीक है समझा ना। आपको किससे करना है n से। अब n कुछ भी हो सकता है, मेरे केस में क्या है 5। फिर अगेन +1 करना है, इक्वल्स टू करना है, फिर इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू, इस तरीके से ऑल्टरनेट टाइम्स क्या करना है हमें 12 बार अगेन ये प्रेस करना है, इंटू इक्वल्स टू ऐसे करके 12 बार करना है, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आपका जो 1/5 जो है वो x की जो वैल्यू है 1/5 वो आ जाएगी, और जैसे ही वो आती है आप -1, ये जो 1 प्लस जी है ना ये माइनस कर देना और जी आपकी आ जाएगी। ये अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप कैलसी पर इसकी करोगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा, और करते रहना तो आपको आदत भी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो कि ग्रोथ रेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब तक जो है केई हमने 4 पढ़ रखे हैं, बहुत ही सिंपल। एक तो पहले हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ख़त्म कर लिया उसके बाद हमने ख़त्म कर लिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 4 कंसेप्ट। पहला था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड अपॉन प्राइस। फिर था डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट ग्रोथ, तो D/P0, D1/P0 प्लस जी। फिर था अपना अर्निंग प्राइस अप्रोच, तो अर्निंग प्राइस जैसे कि नाम कह रहा है E/P0। फिर अर्निंग प्राइस अप्रोच किसका ग्रोथ के साथ, तो E/E1/P0 प्लस जी। 4 कंसेप्ट करने के बाद अब आते हैं अपन 5वें कंसेप्ट है जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या कहता है ये, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा इक्विटी का पैसा है ना, उसको अपन क्या मानते हैं, उसको अपन कैपिटल एसेट मानते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं और इसकी एक एक चीज़ को समझते हैं। तो कई जहाँ पर हम इक्विटी के पैसे को कैपिटल एसेट मानते हैं वहाँ का फॉर्मूला क्या है, RF प्लस बीटा ब्रैकेट में आपका RM माइनस RF, ठीक है। सबसे पहले RF क्या होता है, RF का मतलब होता है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब
ऐसी जगह हम पैसा सब डिपॉजिट कर रहे हैं, ऐसी जगह हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं जहाँ पर बिना कोई रिस्क है, मतलब कोई भी रिस्क नहीं है, वहाँ पर हमें कितना रिटर्न मिलता है। जैसे कि अगर आप एफडी करवा लो, एफडी में कोई रिस्क थोड़ी होता है, जाया पैसे जमा कर दिए और हमें आराम से रिटर्न्स आते हैं, तो कोई भी वहाँ पर रिस्क नहीं होता। और आप ले लो जैसे कि किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी, इन सब में आपने अगर पैसा जमा किया है, आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसको अपन बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अलग अलग नाम से आ सकते हैं, आपको पहचानना है कि हाँ भाई ये आरएफ है और आपको आरएफ की जगह पर वो पुट कर देना है। कैसे आ सकता है, जैसे कि आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट रेट, रेट ऑफ ट्रेजरी बिल रेट, ऐसे करके, ठीक है। अब आते हैं अपन आरएम का मतलब क्या होता है। आरएम का मतलब होता है आपका ये रहा, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट, यानी कि जो मार्केट है आपका, शेयर मार्केट जो है वो कितना कमा रही है, ठीक है, उसका मार्केट से एक्सपेक्टेड कितना है, समझा, मार्केट कितना कमा रही है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट, तो मार्केट से हमारा एक्सपेक्टेशन कितना है रिटर्न्स का, वो उसको बोलते हैं आरएम। फिर आता है आपका आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ, क्योंकि कभी कभी आपको देखो मेनली क्या होता है, आरएम दे रखा होगा और आरएफ दे रखा होगा, तो आरएम माइनस आरएफ कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आरएम माइनस आरएफ यानी कि पूरी की जो वैल्यू है, आरएम माइनस आरएफ जो पूरी वैल्यू है वही दे रखी होती है, यानी आपको माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो तब आपको क्या दे रखा होता है, तब आपको दे रखा होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या दे रखा होता है, आरएम माइनस आरएफ ऑलरेडी दे रखा होता है, आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अपन बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। यानी कि जब रिस्क होता है, जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ की कमाई क्या होती है, रिस्क झेलने की, एक तरीके से बोलूँ कमाई, उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। जोखिम भरा काम, जोखिम भरा काम की जो कमाई होती है उसको अपन बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, समझा। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, आरएफ समझा दिया, आरएम समझा दिया और आरएम माइनस आरएफ। अब बचा आपका बीटा। बीटा क्या होता है, बीटा एक होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो कि पूरी मार्केट का जो रिस्क है उसको दर्शाता है, कौन, बीटा। बीटा के भी अलग अलग नाम आ सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि बीटा का डायरेक्ट बीटा भी आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स, क्यों, क्योंकि ये सिस्टमेटिक रिस्क बताता है मार्केट का, पूरी मार्केट का जो रिस्क है वो दर्शाता है, इसलिए मार्केट रिलेटेड प्राइस, ठीक है। ये अलग अलग नाम से जो है आपका बीटा भी आ सकता है, तो सारे के सारे नाम यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जहाँ पर हम इक्विटी के पैसे को क्या मानते हैं, कैपिटल एसेट। क्या फॉर्मूला इसका, सिंपल, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एम। आर एफ जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, कहीं से भी कमा सकते हैं, आर एम आपका मार्केट कितना कमा रही है, आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ जो पूरी वैल्यू है उसको बोलते हैं कि हम रिस्क झेल के कितना कमा रहे हैं, और बीटा अपना जो सिस्टमेटिक रिस्क है पूरी मार्केट का। उम्मीद है आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी कि CAPM अप्रोच भी समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपना 6th, और ये 6th शायद लास्ट होने वाला है अपना इक्विटी का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लास्ट कंसेप्ट है आपका रियलाइज यील्ड अप्रोच। इसमें दो तरीके से होते हैं, है ना, विजिबल है ना अच्छे से। अब देखो रियलाइज, नाम से ही पता चल रहा है रियलाइज, रियलाइज मतलब कितना मिला, तो अब मिलने के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ही निकालेंगे कैसे, कितना हमें मिला। तो सिंगल ईयर वाला बहुत ही आसान, सिंगल ईयर में हमें क्या करना होगा, देखो अगर 1 साल का आपको बताया गया है डेटा, तो हमें क्या क्या मिला होगा, एक तो हमें मिला होगा DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, तो हमने मार्केट प्राइस पर शेयर, ये क्या है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर 0, यानी कि हमने खरीदा इतने का होगा शेयर और हमें उस पर क्या क्या मिला होगा, तो हमने शेयर इतने का खरीदा होगा और हमें उस पर मिला होगा डिविडेंड। तो एक तो पहली चीज़ आपको डिविडेंड मिली होगी। दूसरी चीज़ क्या कि मार्केट प्राइस का शेयर अब कितने का हो गया, वो बढ़ गया होगा ऑब्वियसली, तभी तो आपने उस पर पैसे लगाए होंगे। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ कि मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा, ठीक है, तो MPS कितनी होगी 100 रुपये, और मुझे उस पर मिला क्या, मुझे उस पर 10 रुपये डिविडेंड मिला, प्लस जो ये शेयर मैंने 100 का ख़रीदा था वो शेयर कितने का हो गया अब 120 का, वो शेयर कितने का हो गया 120 का, यानी कि मुझे यहाँ पर भी कमाई हो गई कितने की 20 रुपये। तो एक तो मुझे डिविडेंड मिला 10 रुपये, प्लस मुझे 20 रुपये की ये कमाई हो गई, क्यों, क्योंकि शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ गई,
MPS 1 आज कितने की है 120, और मैंने MPS 0 खरीदा कितने का था 100 का। तो 10 + 20 यानी कि हमें 30 रुपये कमाई हो गई 100 रुपये पे। एक तो डिविडेंड मिल गया प्लस हमारे शेयर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई। तो समझ में आया, सिंगल ईयर का बहुत आसान है। सेकेंड आपका मल्टीपल ईयर्स, यानी कि आगे के जो ईयर्स हैं वो हमें दे रखे हैं, वहाँ पर हमें क्या क्या मिला। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो हमें मिलेगा डिविडेंड हर साल, तो जितने भी साल आगे के दे रखे होंगे मल्टीपल ईयर्स, जितने भी सारे ईयर्स दे रखे होंगे उसका हमें डिविडेंड मिलेगा। प्लस एट द एंड हमने क्या किया होगा, शेयर को बेच दिया होगा, तो जो टर्मिनल वैल्यू है एंड की शेयर बेचने की, सेल प्रोसीड, वो भी हमें मिली होगी। तो इस तरीके से जो हमारे इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज मतलब पैसा आ रहा होगा, वो दो तरीके के होंगे। एक तो हमें डिविडेंड मिला होगा और हमें दूसरी चीज़ क्या मिली होगी, हमें मिली होगी शेयर को बेचने से सेल प्रोसीड, दो चीज़ें मिली होंगी। और हमने आउटफ्लो कितना होगा, हमारा आउटफ्लो होगा इनिशियल MPS, यानी कि जितना हमने शेयर खरीदा होगा। तो MPS जो हमारा आउटफ्लो होगा, जितना हमने शेयर का खरीदा होगा, और इनफ्लोज ये आउटफ्लो हो गया जितना का हमने शेयर खरीदा था, और ये इनफ्लो हो गया यानी कि जितना हमें पैसा मिला। क्या क्या मिला, एक तो डिविडेंड हर साल का, और क्या मिला होगा, हमें मिला होगा एट द एंड सेल प्रोसीड्स, जब हमने शेयर बेचा होगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, इसमें हमें निकालनी होती है रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न, जो कि होती है अपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से याद आ रहा होगा आपको, मैंने सेम टू सेम ये चीज़ आपको कराई थी कॉस्ट ऑफ डेट में। कॉस्ट ऑफ डेट में जब हम YTM अप्रोच पढ़ रहे थे ना, यील्ड टू मैच्योरिटी, ये शायद पार्ट 1 में, हाँ पार्ट 1 में कॉस्ट ऑफ डेट डिस्कस किया था। तो पार्ट 1 में मैंने आपको यील्ड टू अप्रोच मैच्योरिटी कराया था। उसमें जो सारे स्टेप्स थे वही के वही सेम टू सेम स्टेप्स आपको यहाँ फॉलो करने हैं, और आपको यहाँ की जो है IRR मिल जाएगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उससे आपको रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर एक बार जाते हैं, और इसको सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, इसको अगर आपको समझना है तो आप इसका इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है वो सॉल्व कीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कराया है समझाते हुए। तो आप इसका इलस्ट्रेशन 9 कर लोगे तो आपको इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको थोड़े स्टेप्स दिखा दूँ YTM की, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये देखो यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये रहा। यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या करना पड़ता है, हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, यानी कि करंट प्राइस ऑफ डेट यहाँ पर लिखा है, लेकिन हमारे इक्विटी के केस में होगा हमने जो इक्विटी का प्राइस इतना किया है। और यहाँ पर है कैश फ्लो, वही अपने इनफ्लोज। यहाँ पर हमारे जो इनफ्लोज थे वो दो तरीके थे, एक तो इंटरेस्ट और एक तो रिडम्पशन वैल्यू। और अपने इक्विटी के केस में क्या होगा बोलो, इक्विटी के केस में इंटरेस्ट मिलता है क्या, नहीं, इक्विटी के केस में मिलता है डिविडेंड। तो एक तो डिविडेंड आपका इनफ्लो हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, शेयर की सेल प्रोसीड। तो यहाँ पर बस नाम चेंज हो जाएंगे, स्टेप सारे के सारे वही फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर जो आपको कैश फ्लोज मिल गई, यानी कि जितने का आपने शेयर खरीदा है, जितना आपको डिविडेंड मिला है हर साल, और लास्ट में सेल प्रोसीड, ये सारे कैश फ्लोज को आपको दो अज्यूम्ड रेट पे क्या करना होगा, डिस्काउंट करना होगा। पहली अज्यूम रेट से अगर जैसे ही आपका NPV जो आता है पॉजिटिव आता है, तो आपको क्या करना होगा, रेट को बढ़ा देना होगा और नेगेटिव NPV निकालनी होगी। क्यों, क्योंकि IRR के लिए हमें दो रेट चाहिए होती है, एक पॉजिटिव NPV और नेगेटिव NPV। तो अगर रेट बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। यही बात अगर आपकी पहली जो आपने कोई भी रेट अज्यूम करी है और उससे आ गई निगेटिव NPV, तो आपको क्या करना होगा, रेट को कम करना होगा। वाइस वर्सा होगा, सिंपल सी बात है, उल्टा होगा। तो रेट को कम करना होगा तो आपका आ जाएगा पॉजिटिव NPV। जैसे ही आपकी निगेटिव और पॉजिटिव NPV आती है, इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, और साथ के साथ आपकी IRR जो है वो निकल जाएगी। सिंपल, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव NPV अपॉन डिफरेंस इन NPV इंटू डिफरेंस इन रेट। सेम टू सेम यही तीनों स्टेप आपको यहाँ फॉलो करने हैं इस वाले क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, और आपकी जो है रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, YTM अप्रोच और आपका ये रियलाइज यील्ड अप्रोच सेम है। वहाँ पर डिवेंचर्स के केस में था और यहाँ पर इक्विटी केस। इलस्ट्रेशन 9 इसके लिए कर लेना, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, तो हमारे जो है वो 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं बड़े बड़े। पहला कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स KD,
सेकेंड आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स KP और लास्ट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। फोर्थ है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट करो। देखो सबसे पहला सिंपल, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा KR यानी कि रिटेन अर्निंग के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो जो आपकी KE कैलकुलेट होगी ना, जो KE की फॉर्मूला मेथड तो आपको पता है, तो एक बार आप KE तो कैलकुलेट कर लोगे, तो KR बराबर KE कर देना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बता ही नहीं रखा, तो आप क्या कर दोगे, KR बराबर KE। सेकेंड आपका इन एब्सेंस ऑफ पर्सनल टैक्स, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, D1 अपॉन P0 प्लस जी, ये किसका फॉर्मूला है बोलो, D1 अपॉन P0 प्लस जी, ये आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ, यानी कि ये आपका KE का फॉर्मूला है। तो सेम टू सेम आपका KE का फॉर्मूला लगेगा, बस याद कर देना है आपको। वहाँ पर आपने क्या किया था, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस की थी, यानी कि अगर शेयर आपका जो शेयर है वो इश्यू हो रहा है 100 रुपये में, और 4 रुपये जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है, यानी कि ब्रोकर वगैरह ले रहा है इशू करने के लिए। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब हम इक्विटी शेयर को इशू करते हैं तो जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कितनी लग रही है, 4 रुपये, तो हमें नेट प्रोसीड जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 96 रुपीज़। लेकिन जब रिटेन अर्निंग पर कॉस्ट निकाली जाती है, तो ये बताओ रिटेन अर्निंग को क्या हम ब्रोकर के थ्रू बेच थोड़ी रहे हैं, रिटेन अर्निंग को बेचने वाली चीज़ थोड़ी है, बेच थोड़ी रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी, जब हम उसे बेच नहीं रहे हैं तो बेचने के जो खर्चे हैं वो भी नहीं आएंगे, इशू करने के खर्चे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, एज यू डिड इन इक्विटी, यानी कि जब इक्विटी के केस में आपने क्या किया था, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस की थी, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, डोंट डिडक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करनी। तो ये याद रखना, जब भी वहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो तो फटाफट से KR बराबर KE नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। KE के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, क्योंकि KE जो है इक्विटी शेयर इशू होते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, लेकिन KR के केस में यानी कि रिटेन अर्निंग के केस में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को, रेड से लिखा है, ठीक है, डेंजर जोन। थर्ड है आपका इन प्रेजेंस ऑफ पर्सनल टैक्सेस, तो जब पर्सनल टैक्सेस लगते हैं तब क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जैसे कि अगर अपन ने अर्निंग्स जो है वो पूरी की पूरी किसको बांट दी, शेयर होल्डर्स को बांट दी, यानी कि हमने अपने पास जो है वो रिटेन अर्निंग नहीं रखी, किसके पास बांट दी, शेयर होल्डर के पास बांट दी। तो बताओ शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, और उसके पास पैसा आया, डिविडेंड आया, तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसको पर्सनल टैक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमने जो अर्निंग्स है वो किसको बांट दी, शेयर होल्डर्स को बांट दी, तो हमें तो पैसा चाहिए ना, बिजनेस करना है कि नहीं करना, तो बिजनेस करना है तो हमें पैसा चाहिए। तो हमने क्या किए, नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, क्योंकि हमारे पास कोई अर्निंग तो है नहीं, हमने अर्निंग किसको बांट दी, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर ने क्या दिया, पर्सनल टैक्स, और हम इक्विटी शेयर जब इशू करेंगे तो हमें अगेन क्या देनी पड़ेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीच का बंदा खाएगा, बीच का बंदा कौन, अपना ब्रोकर, क्या खाएगा, ब्रोकरेज खाएगा। तो जब हम अर्निंग जो है वो बांट देते हैं शेयर होल्डर्स पर तो बहुत नुकसान होता है। शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है कि वो पर्सनल टैक्स देने पड़ते हैं, और हमें क्या नुकसान होता है कि हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो दोनों का नुकसान होता है, समझ में आ गया किस तरीके से, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या देने पड़ता है, पर्सनल टैक्सेस, और ये जो TP आपको दे रखा है इसका मतलब होता है पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर, और B का मतलब आपकी ब्रोकरेज। इसलिए जब हम KR निकालते हैं, KR यानी कि जब पैसा हमारे पास है, रिटेन अर्निंग हमारे पास है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो KE को क्या कर देंगे, नेट ऑफ पर्सनल टैक्स और नेट ऑफ बीटा, वो सॉरी ब्रोकरेज, B का मतलब बीटा नहीं है, यहाँ पर ब्रोकरेज है। तो इन प्रेजेंस ऑफ पर्सनल टैक्स में आपका सिंपल सा समझ में आ गया होगा, KR कैसे निकालेंगे, रिटेन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकालेंगे। KE को हम 2 बार नेट कर देंगे, एक तो पर्सनल टैक्स है और एक आपका ब्रोकरेज है। सो ये आपकी निकल आएगी KR यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। वैसे मेनली यही वाले सिंपल आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, तो आपको बस 1 - TP और 1 - ब्रोकरेज दोनों यहाँ गिवन होंगे, निकाल लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना, मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर आपको P0 लेना है, इनकी प्राइस लेनी है, ना कि आपको NP। NP कैसे निकलती थी, जब
प्राइस में से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते तब एनपी निकलती थी, जो कि हम यूज़ करते थे किसमें, इक्विटी में। लेकिन जब हम केआर कर रहे हैं यानी कि हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल रहे हैं तो वहाँ पर P0 ही आएगा, ना कि एनपी। P0 ही आएगा। P0 का मतलब यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट डिडक्ट नहीं होगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। बस आपका जो है लास्ट टॉपिक रह गया, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस ये आपका लास्ट टॉपिक रह गया। इसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी आपकी WACC, और इसे अपन बोलते हैं KO मतलब ओवरऑल कैपिटल कितनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो कैपिटल जितनी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, अलग अलग हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं, यानी कि पैसा देने के हमारे अलग अलग स्रोत होते हैं, कहीं कहीं से हमें पैसा आता है, ठीक है। उसकी अब अलग अलग क्या होती है, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि हमने इक्विटी की निकाली KE, प्रेफरेंस की KP, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग आपकी KR, डेट आपका KD, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कॉस्ट होती है आपकी। इन सब की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, इन सब की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी यानी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या होता है आपको समझ में आ गया, सबकी हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। अब ये हम क्यों निकालते हैं ये समझो। देखो, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है अपनी कंपनी के लिए तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। मुझे पैसा, ये जो मैं पैसा यूज़ कर रही हूँ उससे मुझे पैसा कितना मिल रहा है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, तो उसको मैं कंपैरिजन कैसे करूँगी, जब मेरे पास कॉस्ट होगी तभी तो। यानी कि मेरे को बाहर से मिल रहा है 20%, सपोज़ करो बाहर से मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट से मिल रहा है 20%, और जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 15%, तो मैं उसको हाँ बोल दूँगी, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, यस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम है। इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ना। इसी वजह से हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो निकालते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। क्यों निकालते हैं समझ में आ गया, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए हमें वहाँ से कितने रिटर्न्स आ रहे हैं और हमारी फाइनेंस की जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है। अब आते हैं कैसे निकलती है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट बनाना होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। सीरियल नंबर, जितने भी हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होंगे उसके सीरियल नंबर लग जाएंगे आपके। ये आपका डेट का 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी कि फाइनेंस कहाँ कहाँ से आता है। देखो, पहला आपका आ सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। थर्ड आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग जो पैसा बचा रखा, और लास्ट आपका डेट। यहाँ से जो है पैसा आ सकता है। तो फाइनेंस सोर्स क्या होगा, फाइनेंस के ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फिर आपका आएगा अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा, ये आपका आ जाएगा बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। जो भी आपको बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, वहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगे वो सारे के सारे बुक वैल्यूज़ आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो इक्विटी की बुक वैल्यू A, प्रेफरेंस की B, रिजर्व एंड सरप्लस की C और डेट की आपकी D। तो चारों बुक वैल्यू A + B + C + D जो है वो आ जाएगी यहाँ पर, उसको हो जाएगा आपका टोटल। जैसे ही आपका टोटल आता है तो नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा वेट्स। वेट्स क्या बनेगा, वेट्स का मतलब कि ये जो पूरा टोटल है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा है, प्रेफरेंस का कितना है, रिजर्व का और डेट का, यानी कि टोटल जो फाइनेंस है उसमें हिस्सा कितना है, ठीक है। उसको अपन कैसे निकालेंगे, वेट से। तो जो इक्विटी का है A, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से तो हमें पता चल जाएगा इक्विटी का कितना वेट है। इसी तरीके से सेम टू सेम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का B है तो उसका टोटल में हिस्सा कितना है, तो B/टोटल। इसी तरीके से आपका रिजर्व एंड सरप्लस C/टोटल, डेट का D/टोटल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पूरा टोटल है ना, पूरा टोटल उसमें देख रहे हैं इन सब का हिस्सा कैसे आएगा, समझ रहा आ रहा है। अब ये जो पूरा परसेंट हो जाएगा टोटल, वो आपका आ जाएगा 100%। यानी कि अगर अपन ये पॉइंट में लिखते हैं वेट्स में, तो
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो समझ रहे हैं ना, देखो यहाँ पर जैसे कि ये पूरा जो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पूरा टोटल है। अब इसमें इक्विटी का कितना है, प्रेफरेंस का कितना है, डेट का कितना है और ये आपका रिटेन अर्निंग कितना है। ठीक है, इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, डेट कितना है और आपका रिटेन अर्निंग कितना है। तो ये पूरा जो टोटल है उसमें सबका वेट पता चल जाएगा। सब एक जब हम टोटल कर लेंगे सबका वेट्स का, तो एंड में आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि इसी की एक की तो हिस्से हो रहे हैं, 100% के हिस्से हो रहे हैं ना, तो लास्ट में आपका इसका टोटल आएगा 1। हमेशा 1 ही आएगा क्योंकि उसी के हिस्से हैं। अब आपका इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे के सारे अब तक हम जो कर रहे थे ना वो यही कर रहे थे, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख रहे थे। ये आपकी वही कई अलग अलग मेथड से कैसे भी जैसी भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम के निकाल लेंगे, के पी निकाल लेंगे, के आर निकाल लेंगे और के डी निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमारे पास इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और साथ में वेट्स होंगे, इन दोनों का हम इंटू कर देंगे ऐसे करके, और सारे के सारे जो है वो WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या बोल सकते हो आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO और WACC एक ही बात है, ये हमारी जो है कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट किया, दोबारा बोलो, वेट और इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों का इंटू कर करके टक 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 इन दोनों का इंटू करके ये आ जाएगा, और इन सब का सारा टोटल करके आपका आ जाएगा KO और WACC जो कि हमें निकालना था। तो समझा पूरा, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं। कभी उन्होंने बोल दिया जाता है बुक वैल्यू वेट से निकालो या मार्केट वैल्यू वेट से। इसका मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख लेना। उसमें हमें दोनों तरीके से करना है, बुक वैल्यू वेट से भी और मार्केट वैल्यू वेट से भी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो बुक वैल्यू वेट्स तो आपको कहाँ दे रखे होंगे, बैलेंस शीट में दे रखे होंगे, वो यहाँ पर आपने लिख दी। तो पूरा फॉर्मेट पे सेम है, सारे के सारे कॉलम सेम है, हर चीज़ सेम है, बस अंतर क्या होगा, यहाँ जो अमाउंट है अगर हम बुक वैल्यू वेट से कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सारे जो है बुक वैल्यू अमाउंट लिखने होंगे जो कि आपको बैलेंस शीट में दे रखे होंगे। और अगर हम मार्केट वैल्यू वेट से कर रहे हैं एज पर मार्केट वैल्यू वेट्स, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू लिखना होगा। बाकी सब के सब सेम, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम, सिर्फ और सिर्फ बोलो किस में अंतर आएगा, अमाउंट में। अगर वो बुक वैल्यू से बोले तो बुक वैल्यू के अमाउंट लिख देना, और अगर मार्केट वैल्यू से बोले तो मार्केट वैल्यू लिख देना। समझा। अब बुक वैल्यू तो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, मार्केट वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, तो मार्केट वैल्यू देखो कहाँ से लेके आएंगे, टोटल आपको बुक वैल्यू दे रखी होगी और फेस वैल्यू। सपोज करो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की पूरी बुक वैल्यू पता है और उसकी फेस वैल्यू जैसे 10 पर शेयर वो पता है। उसके बाद आपको मार्केट प्राइस पर शेयर भी दे रखा होगा, ये सब आपको गिवन होगा। तो आपको टोटल जो बुक वैल्यू है उसे डिवाइड कर देना फेस वैल्यू से, यहाँ पर आपको पता चलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। उसी तरीके से यही चीज़ें आप सब में फॉलो करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सब के आपको जो नंबर है वो पता चल जाएंगे। एक बार नंबर ऑफ पता चल जाए सो ये आप उसको इंटू कर देना किससे, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस से जैसे ही इंटू करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी आप मार्केट वैल्यू डाल देना, तो बाकी सारा सब कुछ सेम है, सब कुछ मार्केट वैल्यू डालोगे, फिर अगेन मार्केट वैल्यू आपका आएगा, मार्केट वैल्यू का टोटल करना, ABCD टोटल आ जाएगा, फिर AY टोटल, BY टोटल, CY टोटल, DY टोटल, यानी कि आपका अगेन वेट्स आ जाएंगे। और इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखी है, तो वेट्स इंटू इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के ही आंसर आ जाएगा। फिर आपका वेट्स इंटू KP आंसर आ जाएगा, वेट्स इंटू KR आंसर आ जाएगा, वेट इंटू KD आंसर आ जाएगा। फिर ये जो जितने भी सारे आंसर हैं इन सब का टोटल करना तो KO आ जाएगा, कैसे, एज पर मार्केट वैल्यू वेट्स। तो आपका ये भी हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान देना, मार्केट वैल्यू में क्या होगा, मार्केट वैल्यू सबकी तो अलग अलग होगी, यानी कि प्रेफरेंस की अलग और आपकी डेट की अलग, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल की जो मार्केट वैल्यू होगी ना, इक्विटी शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू, उसमें रिटेन अर्निंग की भी जो है ऑलरेडी इंक्लूड होगी। यानी कि अगर मैं किसी भी कंपनी का बोलूँ कि इसका शेयर इतने का बिकता है, किसी भी कंपनी का बोलूँ कि
ये एक कंपनी है और इसका शेयर जो है उसकी मार्केट प्राइस इतनी है, तो उस जो मार्केट प्राइस है ना उसमें शेयर की वैल्यू भी होगी और आपकी किसकी रिटेन अर्निंग की वैल्यू भी होगी। उसमें शेयर की भी वैल्यू होगी और रिटेन अर्निंग की। तो हमें क्या करना है वहाँ पर, क्यों, क्योंकि रिटेन जो अर्निंग होती है ना वो मार्केट में बिकती नहीं है, वो मार्केट में बिकती नहीं है। अब रिटेन अर्निंग तो आपकी मार्केट में बिकती नहीं है, रिटेन अर्निंग जब मार्केट में बिकती नहीं है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, जो मार्केट वैल्यू आपकी इक्विटी शेयर्स की होती है ना उसी को हमें डिवाइड करना होता है, किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू में और रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि इसमें इक्विटी की तो होती है, साथ के साथ रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि रिटेन अर्निंग्स की भी होती है। तो पढ़ो क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल की जो मार्केट वैल्यू है इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, उसको 2 हिस्सों में बांटना है, किसमें, एक तो खुद इक्विटी शेयर कैपिटल में और आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात आती है कि हम किस रेशियो में से बांटें। जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल की, यानी कि ये जो निकल के आई आपकी, ये पूरी जो आई निकल के, उसे हम किस रेशियो में बांटें, तो उसको अपन बांटेंगे बुक वैल्यू रेशियो में। ठीक है, और बुक वैल्यू रेशियो आपको कहाँ से मिल जाएगा, बैलेंस शीट से मिल जाएगा आसानी से। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा जो समझ में आ गया होगा। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है अपने मटेरियल में, जैसे आपको मैंने बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल को 2 बार बांटना है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी कभी क्या किया, बांटा ही नहीं है, डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल कर लिया और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं किया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की जो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ये के और के आर, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए नहीं किया। मैंने आपको बताया था ना, के और के आर बराबर भी हो सकते हैं, यहाँ भी देखो बराबर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती तो सोचो यहाँ पर के आर और के दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि के में भी d1/p0 + g होता है और के आर में भी d1/p0 + g होता है, सेम फॉर्मूला। लेकिन के में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं, लेकिन के आर में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर इशू नहीं करते हैं। अब सोचो फ्लोटेशन कॉस्ट हो ही ना, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो ही ना तो के आर बराबर के ही हो जाता है ना। तो दोनों की जो दोनों की जो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो सेम होगी, यानी कि यहाँ पर जो के ई होगा और यहाँ पर जो के आर होगा वो सेम होगा। इसलिए कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये वाला काम नहीं किया। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी माने तो आप ये वाला काम करना, क्योंकि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें अगर सेम है तो क्या करना है, अगर सेम नहीं है तो क्या करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अगर मेरी मानो तो आप क्या करना, जो भी मार्केट वैल्यू हो इक्विटी शेयर कैपिटल की, उसको 2 हिस्सों में बांटना है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल में और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में। किस में बांटना है आपको, बुक वैल्यू में। तो एक इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस का, इसका वेट अलग आएगा और इसका वेट अलग। उसके बाद इसकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि के ई और के आर सेम हुए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना आंसर में, और डिफरेंट हुए तब भी नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि लिटिल कंफ्यूज हो जाएगा बंदा कि अगर सेम आई तो मर्ज करना है और डिफरेंट आई तो अलग करना है। तो इतना आप लोगों को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना, हर बार सेम मेथड अपनाना, आप हर बार इन्हें क्या करना, अलग अलग कैटेगराइज करना, मार्केट वैल्यू में इस तरीके से डिवाइड करना, और दोनों की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी अलग अलग शो करना। चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डिफरेंट हो चाहे आपकी सेम हो, आप हर बार क्या करना, अलग करना। ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको बात बताई, मतलब आखिरी समय में आपको जो बात बताई है वो आपको समझ में आई या नहीं आई, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बताना मुझे अच्छे से, और फीडबैक देना मत भूलना पार्ट 1 पार्ट 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, बी हैप्पी।